Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is news सेशन ऑफ जर्नल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वेव्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेव्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या है और लाइट एज अ वेव एंड साउंड वेव्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए वेव्स क्या होती हैं। वेव्स होती हैं डिस्टरबेंसेस। ठीक है, डिस्टरबेंसेस का प्रोपगेशन जो कि कैरी करती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। आपने अक्सर देखा होगा कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक प्लेयर ने जो है वो दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकी। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, देखिए एक तो बॉल ट्रांसफ़र हुई, मतलब बॉल का एक मास है तो मास ट्रांसफ़र हुआ। दूसरी चीज़, बॉल के साथ कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, सो एनर्जी भी पास हुई। सो इसको हम वेव नहीं बोल सकते। वेव किसको बोलेंगे जिसमें मास ट्रांसफ़र ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें, अगर आप पानी में जो है पत्थर फेंकते हो, पानी जब पत्थर पानी में गया तो ऐसे बिल्कुल पानी जो है ऐसा लगता है कि एक वेव सी चल रही है, पानी की ऐसे गोल में चलती है, तो उसको हम वेव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ मास तो नहीं हुआ, पानी अपनी जगह है, लेकिन उस पत्थर की वजह से जो है एक एनर्जी सी जो है ट्रांसफ़र हुई। या आप एग्जांपल ले सकते हैं एक क्यू की। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी क्यू में खड़े हैं, यहाँ पे काउंटर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो बंदा है बिल्कुल क्यू में है ऐसे, तो जैसे ही ये वाला बंदा इसको धक्का देगा तो ऑलरेडी ये सभी जो है लाइन लाइन से गिर जाएंगे यहाँ तक, और ये वाला भी गिर जाएगा। इसमें क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई लेकिन मास नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी की प्लेस अपनी जगह, हर कोई अपनी जगह खड़ा है। ठीक है, सो ऐसे हम समझ सकते हैं वेव को। देखिए वेव जो है अगर हम इसकी डायग्राम बनाए तो ऐसे बनती है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, इस लाइन को जो सेंटर में होती है, और ये बिल्कुल ऑसिलेट करते करते चलती है, अप डाउन, या कोई वेव बैक थ्रो चलती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जर्नल स्ट्रक्चर जानिए। जो ये टॉप वाला होता है ना, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको हम मैक्सिमा भी कहते हैं। और जो ये बॉटम वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रफ और मिनिमा भी कहते हैं, राइट। ये डिस्टेंस बिटवीन इस मेन लाइन या मेन पोजीशन, या जिसको हम नोड कहते हैं, यहाँ से इस क्रेस्ट तक या ट्रफ तक, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर ऊपर की तरफ हो, मतलब क्रेस्ट की तरफ हो, तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ हो, ट्रफ की तरफ हो, तो नेगेटिव। ठीक, इसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन दो ट्रफ के बीच में या दो क्रेस्ट के बीच में। ठीक है, और एक ट्रफ और एक क्रेस्ट के बीच में जो है उसको साइकिल बोलते हैं। चले हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। देखिए वेवलेंथ मैंने आपको समझाया, डिस्टेंस होती है बिटवीन दो ट्रफ या दो क्रेस्ट। ठीक, इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, नैनोमीटर्स में। इसके बाद आती है फ्रिक्वेंसी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। हर्ट्ज़ में जो है ये इसका यूनिट है, हर्ट्ज़। और होती क्या है फ्रिक्वेंसी, कि नंबर ऑफ़ वेव्स, कितनी वेव्स पास हो रही हो एक पॉइंट से एक सेकंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। निकालते किस में है हम, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में। होता क्या है कि डिस्टेंस जो एक वेव ट्रैवल करती है पर सेकंड, एक सेकंड में, ठीक है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड ए से डिनोट होता है
होता क्या है ये, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रॉफ, जो मैंने अभी दिखाया आपको। मेजर करते हैं हम लेंथ के यूनिट से, ठीक। इसके बाद आता है वेव नंबर, जिसको हम वी बार से डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स जो है, इससे हम इसको मेजर करते हैं। और होता क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पर 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं और कितनी वेव्स होंगी। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी उतना कम वेव लेंथ होगा। सो इसलिए ये रेसिप्रोकल है वेव लेंथ का भी। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि जितना टाइम एक वेव लेगी, जितना टाइम एक वेव लेगी वेव लेंथ कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। देखिए रिलेशन आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, C इक्वल्स टू V इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, या मतलब वेवलेंथ, या स्पीड इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो इससे हमें आउटपुट्स क्या मिले। सबसे पहला तो कि फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना कम टाइम लगेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट कि फ्रिक्वेंसी और लैम्डा या वेव लेंथ जो है ये इन्वर्स में है। सो ये जो इसमें से आउटपुट्स निकलते हैं, ये एग्जामिनर अक्सर जो है पूछता है एग्जामिनेशन में। सो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद है वेव्स। देखिए वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक है मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर जो है होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और उसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। और डायरेक्शन भी जो है इनके परपेंडिकुलर होती है। मीडियम कोई रिक्वायर ज़रूरत है ही नहीं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मतलब ये वैक्यूम के बीच में भी चल सकती है। जो स्पीड है इसकी वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लाइट ही इसकी एग्जांपल है। देखिए आप बिल्कुल जब सन से रेज आती हैं तो स्पेस में जो है कोई गैस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो लाइट है वो पहुंचती है अर्थ तक। सो वो एक लाइव एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो, ठीक है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स। ये चीज़ मैंने आपको समझाई। चलिए पहले मैकेनिकल देखते हैं। मैकेनिकल के लिए जो है वो प्रोपेगेट करती है बाय ऑसिलेशन ऑफ मैटर। ऑसिलेशन से ऑफ मैटर जो है, ऑसिलेशन से जो है ये प्रोपेगेट करती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मीडियम रिक्वायर्ड है, मतलब ये वैक्यूम में जो है नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे साउंड वेव्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो, अगर हम बेस्ड ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो ये जो है ये चीज़ आप याद रखिए, ये एक सीक्वेंस है जिसमें पहले कॉस्मिक रेज है, फिर गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो लास्ट में। सो अगर हम लैम्डा की बात करें, वेव लेंथ की बात करें, तो वो इंक्रीज़ होती है इस डायरेक्शन में, और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में, मतलब उल्टी है। ओबियसली हमने देखा कि इन्वर्सली है ये आपस में। सो जो मैक्सिमम होगा रेडियो वेव का वो मिनिमम है कॉस्मिक का, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो ये मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जो ये पार्टिकल है, जो मीडियम है, पार्टिकल मीडियम है, वो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो ये पार्टिकल मीडियम है ये ऑसिलेट करता है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, प्रोपेगेट कर रही है,
ट्रांसवर्स वेव जो है सिर्फ सॉलिड्स में ही एप्लीकेबल है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी एप्लीकेबल है। ट्रांसवर्स वेव जो है ये वाइब्रेट करती है अप डाउन मोड में, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना ऑसिलेशन टू द डायरेक्शन, सो ये अप डाउन जो है इस डायरेक्शन में जो है ये ऑसिलेट करती है। लेकिन जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, ये हमने अभी देखा कि इसकी डायरेक्शन सेम होती है प्रोपेगेशन की भी और ऑसिलेशन की भी, मतलब ये वाइब्रेट करती है बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, आगे और पीछे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रांसवर्स वेव में आपको याद रखना है सेकेंडरी वेव जो होती है अर्थक्वेक की वो ट्रांसवर्स होती है, प्राइमरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। एक्स रेज, यूवी, रेडियो जो है ये ट्रांसवर्स जो है प्रोपेगेट होते हैं, और जो सुनामी है या साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से ऑसिलेट होती है। थोड़ा सा मैं आपको जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का बोलूँगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट कैसे है। देखिए ये बैक एंड फोर्थ करती है, अभी हमने देखा आगे और पीछे ऑसिलेट करती है। तो इससे क्या होता है, इससे बनते हैं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे जो है वेव बहुत डेंस हो, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे बिल्कुल डेंसिटी कम हो, प्रेशर कम हो, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और इस हिसाब में अगर वेव लेंथ निकाले हम, क्योंकि इसमें तो ट्रफ क्रेस्ट की बात ही नहीं है, सो इसमें कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में एक वेव लेंथ जो है मानी जाती है, या रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने जो है एक टर्म याद रखनी है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है सुपरपोजिशन या मिलाव, आप बोल सकते हैं दो वेव्स का मिलाव। जब दो वेव्स मिलती हैं उसको हम सुपरपोजिशन बोलते हैं, उस जो है टेक्निकली हम उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। अगर ये मिली दो वेव्स सेम फेज में तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और अगर अपोजिट फेज में मिली तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। सेम फेज में क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है, और वेव जो है वो बड़ी हो जाती है। और लेकिन अगर अपोजिट फेज हो तो क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलता है, ट्रफ क्रेस्ट के साथ मिलता है, तो वेव और छोटी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है लाइट एज ए वेव। हम लाइट को कैसे एज ए वेव देखते हैं, देखिए पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। न्यूटन ने 1675 में बोला कि लाइट जो है ये टिनी पार्टिकल्स का बना है, जिनको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में जो है चलती है, ये रिजिड है, मास इसमें नहीं है। और इस न्यूटन ने जो है दो चीज़ें प्रूव की, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो है आपको इसमें डीप नहीं जाना है, ये ऑप्टिक्स के टॉपिक्स हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूटन ने ही प्रूव किया था इसी थ्योरी से पहले ही, कॉर्पस्कल्स थ्योरी जो थी। इसके बाद आया ह्यूजीन। ह्यूजीन आया 1676 में, इसके एक साल बाद। ह्यूजीन का रोल बहुत बड़ा है इसमें। देखिए क्योंकि सबसे पहले ह्यूजीन ने जो है बोला कि लाइट का है जो है वेव नेचर है। दूसरी चीज़ इसने बोली कि मीडियम जो है रिक्वायर होता है इसको। लेकिन जब सवाल उठे कि फिर स्पेस से जो है सन से रेज कैसे आती है, इसने बोला कि वहाँ एक अलग मीडियम है जिसको हम ईथर बोलते हैं। इसने इंटरफेरेंस प्रूव किया जो कि हमने ऊपर पढ़ा, और डाइफ्रैक्शन प्रूव किया। डाइफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स कॉर्नर्स। ठीक है, ह्यूजीन के बारे में जो है जब इसकी थ्योरी चलती रही तो इसकी थ्योरी क्या थी, उससे पहले आपको एक टर्म जो है समझना ज़रूरी है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है कि कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल नेबरिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज। मतलब जो पार्टिकल्स सेम वाइब्रेशन में स्टेट में हो, जिनकी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन हो, नेबरिंग पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूअस हो, तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। होता क्या है कि वेव फ्रंट की शेप डिपेंड होती है लाइट सोर्स पे। अगर पॉइंट सोर्स था लाइट का सोर्स तो स्फेरिकल होगा, अगर लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल, अगर इन्फिनिटी है सोर्स तो प्लेन। थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी पॉइंट, हर पॉइंट
एक वेव फ्रंट पे जो है नई डिस्टरबेंस हम मान सकते हैं, जो कि एक अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक टर्म आपने याद रखनी है, कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट फेज रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब लाइट वेव्स जो कि फेज रिलेशनशिप में है, उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोहेरेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्पेस में जो है ये लाइट वेव्स ये वेरी करती हैं पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टू टाइम। ठीक है, सो जो वेव्स कोहेरेंस को ओबे करे उनको हम कोहेरेंट वेव्स बोलेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद आपने याद रखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये भी जो है ये किया गया था, लेकिन इससे प्रूव हुआ कि लाइट का जो है वेव नेचर होता है। इसमें आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि आपने उस एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना है, आपने बस ये चीज़ याद रखना कि लाइट का वेव नेचर प्रूव हुआ था बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद ह्यूजन के बाद आया मैक्सवेल। 1869 में इसने दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसने बोला कि जो रेडिएशन एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट करती है, और दूसरी चीज़ इसने बोली कि वेव कैरेक्टर होता है लाइट का। तीसरी चीज़ इसने बोली कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी जो है वो प्रेजेंट है। फेल कहाँ पे हुआ ये? एक तो ये प्रूव नहीं कर पाया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पीछे क्या लॉजिक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के पीछे क्या रीज़न है ये भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये दोनों फिनोमेना जो हैं ये इस हिसाब से चलते हैं कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन इसने बोला कि लाइट का वेव कैरेक्टर होता है। तो ये फेल हो गया, ये दो जो कॉन्सेप्ट्स है इनको ये प्रूव नहीं कर पाया। इसके बाद आया प्लैंक। प्लैंक ने दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको। इसने बोला कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो इमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिनको हम क्वांटम्स बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरी चीज़ इसने बोली कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और इसने ये प्रूव कैसे किया? इसने फार्मूला कह दी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मतलब फ्रीक्वेंसी, या जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो HV आ जाता है। H इसमें प्लैंक का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक, सो ये कुछ थ्योरीज थी जिनसे प्रूव हुआ कि लाइट का जो है ये ड्यूअल नेचर है, एक तो पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। ठीक है, इसके बाद आई हमारे पास साउंड वेव्स। देखिए साउंड वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये, मैंने आपको वहाँ पे बोला। मैकेनिकल के एनर्जीज हैं ये, राइट। सो इनमें क्या होता है, इनमें वाइब्रेटिंग बॉडी भी होनी चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको साउंड वेव सुननी है तो रिसीवर भी होना चाहिए ना जो सुनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? सबसे पहले है पिच। पिच एक इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन। फ्रिक्वेंसी पे ये डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना हाई पिच होगा, जिसको हम श्रिल बोलते हैं। जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना कम पिच होगा, जिसको हम हॉर्स बोलते हैं। राइट। सो जब फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना लो पिच होगा, और जितनी ज़्यादा कम वेवलेंथ होगी उतना हाई पिच होगा। ठीक, चलिए इसके बाद है लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, सिंपली जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। इसके बाद है टिम्बर या क्वालिटी। देखिए ये डिपेंड करती है ऑन नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ ओवरट्यून्स। जितने ओवरट्यून्स होंगे, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी क्वालिटी जो है बेहतर होगी। ये यूज़ की जा सकती है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद है इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है कि मीडियम जो है उसमें
कितनी एनर्जी प्रोपगेट करेगी परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सिंपली। और इसको हम अगर फॉर्मूला में लिखें, वैसे ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन JK SSB पे भरोसा नहीं है, पूछ सकता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2π² n² a² रो v। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद है रेंज। रेंज मतलब रेंज क्या होती है साउंड की? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सोनिक है, मतलब जो हम सुन सकते हैं। उससे ऊपर जो है उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, जो उससे नीचे है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक टर्म आती है सोनिक बूम। सोनिक बूम होता है जब एक बॉडी ट्रैवल करे स्पेस में या एयर में स्पीड की साउंड से भी ज़्यादा तेज़, तो होता क्या है कि सुपरसोनिक साउंड क्रिएट होती है। जैसे बुलेट या फाइटर जेट होता है, कोई कोई शार्प और लाउड साउंड क्रिएट करता है, उसको हम सुपरसोनिक साउंड बोलते हैं। उसके पीछे फिनोमेनन यही है कि वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करते हैं। इसके बाद अगर हम साउंड की स्पीड के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत इफ़ेक्ट होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतना ज़्यादा स्पीड होगा, उतना ज़्यादा प्रोपेगेट होगी साउंड, क्योंकि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है। ठीक, सो 0 डिग्री पे 331, अब टेम्परेचर बढ़ गया 25 तो 344। ये इंक्रीज़ होती है 0.61 मीटर पर सेकंड पर 1 डिग्री इंक्रीज़, ये चीज़ याद रखिएगा। सॉलिड्स की अगर बात करें तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड है, उसके बाद निकल में। लिक्विड्स में अगर बात करें सबसे ज़्यादा मरीन वाटर, उसके बाद नॉर्मल वाटर, डिस्टिल वाटर जो भी है। उसके बाद गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद हीलियम। सो गैसेस में अब एटमॉस्फेयर भी है, तो उसमें ड्राई एयर में ज़्यादा होता है, ड्राई एयर में कम होता है ह्यूमिड एयर से। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको समझाया। इसके बाद टर्म आती है इको। इको होता है रेपिटेशन ऑफ स्पीड, रिपीट होना स्पीड का, क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है साउंड की। इसके लिए कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, आप वहाँ से चलाओगे, मतलब बहुत बड़ी वादी है, आप चला रहे हो तो वो आवाज़ जो है वो रिपीट होती रहती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर बंद हो जाती है। उस चीज़ को इको बोलते हैं। रिवर्बेशन आप मान लीजिए कि ये इको है क्लोज्ड सरफेस में, मतलब क्लोज्ड रूम में। ठीक है, वेट अ सेकेंड, क्लोज्ड रूम में मल्टीपल रेपिटेशंस होते हैं, क्योंकि देखिए जब क्लोज्ड है रूम, आप यहाँ से आवाज़ निकली तो यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, इस यहाँ पे कुछ फर्नीचर है वहाँ भी टकराएगी, सो रिवर्बेशन होती है। और आपने म्यूज़िक प्लेयर्स में जो है, फ़ोन में जो म्यूज़िक प्लेयर होता है, अगर आप उसकी सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ भी रिवर्बेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है सोनार। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये शिप्स में यूज़ होता है। इससे हम डेप्थ ऑफ सी देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सी के अंडर, सबमरीन है, उसको देख सकते हैं। अगर कोई कबाड़ा वबाड़ा है पिछले जो शिप्स का जो कि डूब गई थी, वो भी देख सकते हैं। सो होता क्या है, ये भी जो है इसी वेव सिस्टम पे ही है कि वो वेव रिफ्लेक्ट होती है नीचे से और उसी की इंटेंसिटी देखी जाती है। देखिए अल्ट्रासाउंड की कुछ एप्लीकेशंस है जिनको आपने याद रखना है। मेडिकल पर्पस में, वेल्डिंग में, डिटेक्ट क्रैक्स करते हैं मेटल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन्स जो है वो ब्रेक की जा सकती है किडनी में, या क्लीनिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, 2 टर्म्स और आपने याद रखनी है इसमें। एक है मैक नंबर। मैक नंबर होता है रेशियो किसका? वेलोसिटी या शॉक वेव फ्रंट का ऑफ ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, इनके रेशियो को बोलते हैं मैक नंबर। और बीट्स क्या होती हैं? देखिए बीट्स अराइज होती हैं जब 2 वेव्स मिलती हैं,
जब दो वेव्स मिलती है जिनकी फ्रिक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो और एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो तो बीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेव्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।